हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसका ये 6वां पार्ट है, जिसमें हम चौथे चैप्टर द्विघात समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले इस सीरीज के 5 पार्ट बनाए जा चुके हैं। अगर आप उन वीडियो को ना देखे हो तो उन्हें देख लीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम इस चैप्टर से संबंधित सभी परिभाषाओं और नियमों को देख लेते हैं, जिससे कि इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो पहला हेडिंग है यहाँ पर हमारा द्विघात समीकरण। इसमें कहा है एक चर वाला ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी एक चर वाला समीकरण है जिसकी घात अगर 2 है तो उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। अगर द्विघात समीकरण के मानक रूप की बात करें तो ये होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल 0 होता है और साथ ही a b c ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। आप यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप याद रखेंगे, क्योंकि एक नंबर में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें ये बहुत पूछता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि a नॉट इक्वल 0 क्यों बोला गया, क्योंकि अगर a का मान 0 हो जाता है तो उस स्थिति में यहाँ पर x स्क्वायर वाला पद जो होगा ये हमारा समाप्त हो जाएगा और तब ये द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि a b c वास्तविक संख्याएं तो होंगी, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अब आगे हम द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल अपने मर्जी से आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, बस ध्यान देना है कि उस समीकरण की घात 2 हो। तो यहाँ पर जैसे लिखना चाहें हम तो लिख सकते हैं कि x स्क्वायर हो प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण हो गया। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि हो गया 3/4 x स्क्वायर माइनस 7 बराबर 0। आगे और भी लिख सकते हो किसी टाइप से कि ये जैसे हो गया कि 3x स्क्वायर उसके बाद प्लस 5x, ये भी हमारा द्विघात समीकरण होगा, बराबर 0 लिख देते हैं। और भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ही हमको लिखना है, कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। x स्क्वायर हो गया माइनस 5 हो गया बराबर 0। और अगर लिखना चाहें एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, ये हो गया हमारा x स्क्वायर उसके बाद बराबर 2/3, ये भी हमारा द्विघात समीकरण होगा। इसी टाइप से आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, बस यही हमें ध्यान देना है कि उस समीकरण की घात 2 होनी चाहिए। अब हम अगला हेडिंग देख लेते हैं। यहाँ पर जो नियम हम बता रहे हैं इसको आप ध्यानपूर्वक देखकर जरूर समझें, क्योंकि एक नंबर वाले जो हमारे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में वो इन्हीं नियमों से संबंधित होते हैं। और अगर जब तक आप नियमों को ठीक से नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन को भी नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए नियम हमारे लिए जरूरी होते हैं। अब यहाँ पर अगला नियम देख लेते हैं। हेडिंग हमारा विविध कर। इसमें बोला है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac को विविध कर कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखा हो तो उस स्थिति में b स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा उससे हम विविध कर कहेंगे। विविध कर को कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से अगर आप विविध कर का वैल्यू लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा कैपिटल D बराबर, फार्मूला जो होगा हमारा कैपिटल D बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। यहाँ पर सभी प्रतीकों का मतलब आप पढ़ ही चुके हैं कि b स्क्वायर जो होता है यानी कि जो b होता है वो x का गुणांक होता है, a x स्क्वायर का गुणांक और c अचर पद होता है। अब आगे हम देख लेते हैं मूलों की प्रकृति। यानी कि अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण दिया हो तो उसके मूलों की कैसी प्रकृति होगी। पहला इसमें कि यदि d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर d का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा होने का मतलब धनात्मक है, तब मूल वास्तविक व असमान होंगे। यानी कि उस समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और दोनों असमान होंगे। उसके बाद दूसरा है यदि d इक्वल 0, यानी कि अगर d का मान 0 है तब उस समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे। और तीसरा कंडीशन हमारा कि अगर d इज लेस देन 0, यानी कि अगर d का मान 0 से कम है, 0 से कम होने का मतलब निगेटिव में है, माइनस में है, तो उस स्थिति में उस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। तो इन तीनों नियमों को आप याद रखेंगे। ये एक नंबर में बहुत बार पूछा गया है हमारे एग्जाम में, इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी द्विघात समीकरण का के विविध कर का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पहले हम बता चुके हैं कि ये होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद अगर बोल दिया कि अगर द्विघात समीकरण
के मूल वास्तविक व समान है तो उसका विभेद कर कैसा होगा, तो उस स्थिति में उसका विभेद कर 0 से बड़ा होगा यानी कि धनात्मक होगा। और अगर ये विभेद कर 0 के बराबर है तो उस समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे। अगर विभेद कर माइनस में ऋणात्मक है तो उस स्थिति में उस समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। अब अगला हेडिंग हम देख लेते हैं। अगला हेडिंग है हमारा द्विघाती सूत्र, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस सूत्र की स्थापना श्रीधराचार्य नामक गणितज्ञ ने किया था, इसलिए इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर बोला भी है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल जो होंगे हमारे वो होंगे x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी द्विघात समीकरण दिया हो उसको सबसे पहले हम मानक रूप में बदल लें, उसके बाद हम इस द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। ये इस चैप्टर से संबंधित हमारा लास्ट नियम था। अभी तक हमने जो भी नियम पढ़े हैं उन्हीं नियमों से संबंधित हमारे चैप्टर में क्वेश्चन दिए हुए हैं, और अगर आप इन बताए गए सभी क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर में इससे बाहर आपको बोर्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। तो आइए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें बोला है कि निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ एक कथन दिया हुआ हम पढ़ के देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेल की चाल ज्ञात करनी है, यानी कि जो हमें द्विघात समीकरण व्यक्त करना है वो रेल के चाल के रूप में हो। तो यहाँ पर कुछ मान दिए हुए हैं, उन मानों को हम पहले लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दूरी दी हुई है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि दूरी ये दिया है 480 किलोमीटर, मात्रक यानी कि दूरी किलोमीटर में है तो यहाँ पर लिख देंगे हम 480, उसके बाद किलोमीटर। हमें यहाँ पर रेल की चाल कुछ मान लेते हैं क्योंकि समीकरण उसी रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना रेल बी वेग, यहाँ पर वेग या चाल हम बोलें तो लिख देंगे माना रेल बी चाल से टी समय में, समय को भी आप यहाँ कुछ मान लेंगे, लिख देंगे टी मान लेते हैं समय को, तो बी चाल से टी समय में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर यहाँ पर हम ये मान लिए कि तय करती है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये यहाँ दिया बोला ही है कि माना रेल बी चाल से टी समय में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब अगर इसको यहाँ पर हम मान लिए तो उस आधार पर आप फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़े होंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि यहाँ अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो लिख देते हैं, या ऐसा भी पढ़े होंगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं कि चाल बराबर, ये होता है हमारा फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी फार्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर हम दूरी बराबर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा चाल गुणे समय। उस आधार पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लिख देंगे कि अगर हम चाल की बात करें तो चाल को यहाँ पर b माने हैं, ये हो जाएगा हमारा b इंटू समय, समय को t माना गया तो ये हो जाएगा t बराबर दूरी होगा, और दूरी का मान यहाँ पर 480 किलोमीटर दिया तो लिख देंगे 480। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे लिख देंगे कि प्रश्नानुसार, जैसा कि क्वेश्चन में हमारे बोला हुआ है, लिख देंगे कि प्रश्नानुसार। अब क्वेश्चन में आगे बोला हुआ था कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती, यानी पहले b था, जब इसकी चाल को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे चाल इस समय b-8। उसके बाद चाल ये बोला कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, यानी कि पहले ये टी समय में उसी दूरी को तय कर रही थी, अब ये 3 घंटे अधिक समय ले रही है। तो यहाँ पर पहले जो हमारा समय था ये टी था, अब ये 3 घंटे अधिक समय लिया तो यहाँ पर हो जाएगा t +
3। उसके बाद दूरी हमारी वही है तो यहाँ पे लिख देंगे बराबर हम 480। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे b का गुणा पहले t में होगा, ये हो जाएगा bt। उसके बाद फिर b का गुणा 3 में होगा तो होगा ये 3b। अब b का गुणा दोनों में पूरा हो गया। 8 काम कर लेते हैं तो 8 का इसमें होगा तो -8t और फिर 8 का 3 में होगा तो 8 3 ये हो जाएगा 24 बराबर 480। यहाँ पर हम इनका वैल्यू रख देते हैं, या अगर आप चाहें तो यहाँ पर bt का मान रख देंगे समीकरण 1 से। अगर समीकरण 1 से हम bt का मान रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 480। उसके बाद प्लस 3b, हमें समीकरण को बेग के रूप में दिखाना है, चाल के रूप में, तो हम b को रहने देते हैं -8। समय को हम हटा देते हैं समीकरण 1 की सहायता से। तो समीकरण 1 की सहायता से हम t की जगह पे लिख सकते हैं 480/b। यहाँ पे लिख देंगे कि 480/b -24 है तो -24 हो जाएगा बराबर 480। अब यहाँ पर देखें तुम्हारा 480 से 480 यहाँ पर कैंसिल होगा, यानी कि 480 से 480 जब कैंसिल कर देते हैं उसके बाद आगे इसको हम लिख लेंगे सॉल्व करके। ये हमारा बचेगा केवल 3b। उसके बाद -8 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 8 का गुणा ये 0 में होगा, ये हो गया हमारा 0। और उसके बाद 8 28 ये 64 हो जाएगा 4। उसके बाद 6 हासिल बचेगा, फिर 8 का 4 में होगा, 8 चौक 32 और उसके बाद 32 और 6 बचा हुआ था, यानी कि 32 और 6 ये हो जाएगा हमारा 38। तो यहाँ पे लिख देंगे ये हो जाएगा 38 40/b है, b लिख देंगे माइनस उसके बाद 24 बराबर इधर 480 कैंसिल हो गया तो बचेगा ये हमारा केवल 0। फिर आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर b का गुणा 3b में होगा तो ये हो जाएगा 3b²। उसके बाद -38 40 उसके बाद -24 में होगा b का गुणा तो ये हो जाएगा 24b बराबर। उसके बाद पूरे के नीचे b लिख देते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरे के नीचे होगा बटे b और उसके बाद बराबर 0। अब बाद में यहाँ b का गुणा जब 0 में हो गया तो ये पूरा मान 0 हो गया। फिर हमारा ये बचेगा 3b² माइनस उसके बाद 24b और -38 40 बराबर 0। अगर आप चाहें तो यहाँ से 3 कामन भी ले सकते हैं, क्योंकि यह बोले कि 3 से हम भाग कर देंगे। 3 से जब हम भाग करेंगे तो ये हमारा बचेगा b²। उसके बाद माइनस ये 24 है, यहाँ पर 3 से भाग होगा तो ये 8b बचेगा माइनस इसको 3 से अगर हम भाग करते हैं तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 दूनी 6 यानी कि 2, फिर 2 बचेगा, 8 3 24 8 हो जाएगा। उसके बाद 0 है, 0 हो गया बराबर 0। ये हमारा समीकरण है जो कि ट्रेन के वेग को प्रदर्शित करता है। और हमारे क्वेश्चन में बोला ही था कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना था, तो यहाँ पर हमने इसको व्यक्त करके दिखा दिया है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। यह हमारे क्वेश्चन में कर्ण की लंबाई दी हुई है, तो पहले उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि कर्ण ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में बोला है कि समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए हम इसका ऊंचाई केवल तभी लिख पाएंगे जब हमें आधार मालूम हो। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि लिख देंगे यहाँ पर कि माना समकोण त्रिभुज, यहाँ पर चाहे त्रिभुज भी लिख दें या फिर अगर समकोण त्रिभुज लिख देते हैं तो और अच्छा रहेगा। लिख देंगे माना समकोण त्रिभुज इसका आधार हमें मानना है, तो लिख देंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार। अब इसका आधार हम यहाँ पर x मान लेते हैं, और ये ध्यान देंगे कि मात्रक सेंटीमीटर में है, इसलिए आप मात्रक जरूर लिखें। तो लिख देंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। अब अगर समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर मान लेते हैं तो उस स्थिति में जो इसकी ऊंचाई होगी लिख देंगे तब ऊंचाई। अगर इसके ऊंचाई की अब हम बात करें तो इसकी ऊंचाई जो हमारी हो जाएगी, वो बोला था कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार को x माने तो ऊंचाई हो जाएगी ये हमारा x -7। मात्रक सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सॉल्व करेंगे।
पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जब हम आपको त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में विस्तार पूर्वक बताए थे कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो समकोण वाला शीर्ष होता है उसके सामने की भुजा को हम कड़ बोलते हैं। शेष दोनों भुजाओं में से किसी को भी लंब और आधार बोल सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या हम बोल देंगे कि कड़ का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, ये आप जरूर लिख देंगे कि जिससे हमारा कोई ये स्पष्ट रहे कि हम यहाँ पर कौन सा नियम प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय जो हमारा होता है कड़ का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा शेष दोनों भुजाओं के वर्ग का योग अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। इन दो भुजाओं के वर्गों का योग कड़ के वर्ग के बराबर होगा, जो कि ये 13 है कड़, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 का ये स्क्वायर हो जाएगा। आगे अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद इस ब्रैकेट को हम ओपन कर देते हैं। फार्मूला एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, उसके बाद -7 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 49, और उसके बाद -2 ये भी होता है, तो ये हो जाएगा माइनस उसके बाद 14 एक्स बराबर 13 का वर्ग, ये होता है हमारा 169। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, उसके बाद फिर -14x से लिख देंगे -14x, और फिर 169 इसको हम दाईं तरफ से बाईं तरफ ले आते हैं तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। पहले से हमारे पास 49 था, इसको हम लिख देंगे और माइनस हो जाएगा 169 बराबर दाईं तरफ कुछ नहीं बचा तो हम 0 लिख देंगे। फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 2x स्क्वायर -14x और उसके बाद +49 और -169, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -120 बराबर 0 है, 0 लिख देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तीनों पर 2 से कट रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 से भाग कर देंगे। अगर 2 से भाग करेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर -14, ये 2 से भाग होगा, बचेगा 7x, फिर -120 यानी कि ये बचेगा 60 हो जाएगा बराबर 0। अब इस यहाँ पर हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, जिसको हम मध्य पद को तोड़कर इसका गुणनखंड कर लेते हैं। इसके बारे में आप क्लास 9 में पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये 12 और 5 में टूटेगा, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस ये हो जाएगा हमारा 12x और उसके बाद प्लस 5x, क्योंकि -12x + 5x को अगर हम जोड़ते हैं तो ये -7x प्राप्त होगा। और गुणा करेंगे तो इन दोनों का लास्ट पहले और लास्ट वाले पद का गुणा करने पर जो प्राप्त हुआ वही हमको प्राप्त होगा -60 बराबर 0। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से x कॉमन होगा, x कॉमन लेते हैं, बचेगा हमारा x -12। फिर अगर हम तीसरे चौथे पद से देखें तो यहाँ से +5 कॉमन होगा, और +5 जब हम कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास x माइनस ये भी 12 बच जाएगा बराबर 0। फिर x -12 को जब बाहर निकाल लेते हैं तो x -12 को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारा बच जाएगा दूसरे कोष्टक में x + 5 बराबर 0। इस प्रकार से हमने इस दिए गए क्वेश्चन का गुणनखंड कर लिया है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा, लिख देंगे, इसलिए यहाँ पर ये दोनों मान को हम बारी बारी से 0 के बराबर रख कर सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम x + 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर -5, और यहाँ पर हमने x जो था वो यहाँ पर जो हमारे समकोण त्रिभुज था उसका आधार माने हैं, और आधार एक दूरी होती है। हमें मालूम है कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए यहाँ पर हम x के इस मान को छोड़ देंगे। अब अगला मान देख लेते हैं, लिख देंगे, या अगला मान यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो अगला मान है हमारा ये x -12। इसको जब 0 के बराबर रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x बराबर ये 12 प्राप्त हुआ। मात्रक सारे सेंटीमीटर में थे, इसलिए यहाँ पर हम जरूर लिख देंगे कि ये सेंटीमीटर हो गया। अब x आधार था, इस प्रकार से हम लिख देंगे कि अतः यहाँ पर आधार जिसको हम x माने थे तो यहाँ पर लिख देंगे अतः आधार
आधार बोला था दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आधार जो हमें मिला वो 12 सेंटीमीटर मिला। और उसके बाद अगर ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगा, लिख देंगे तथा ऊंचाई यहाँ पर हम x-7 माने थे, तो ये हो जाएगा हमारा x, इसके जगह पे 12 लिख देंगे, -7 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 7 घटेगा, ये 5 बच जाएगा, क्योंकि 5 मात्रक सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर लिख देंगे। इस प्रकार से अन्य दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होंगी। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों के अस्तित्व का मतलब होता है कि अगर उसके मूल वास्तविक है तो उन्हें हमें ज्ञात करना, और अगर काल्पनिक होंगे तो उसको हम नहीं ज्ञात करना है। अब यहाँ पर 3 खंड दिए हुए हैं, एक एक खंडों को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला खंड देखेंगे, ये दिया हुआ हमारा 2x² - 3x, उसके बाद +5 = 0 यहाँ पर लिख देंगे के लिए। अब इसके लिए हम पहले विविधकर ज्ञात कर लेंगे, जिसकी सहायता से हम बताएंगे कि उसके मूल कैसे हैं। तो विविधकर का फार्मूला आप पहले ही पढ़ चुके हो, d बराबर होता है b² - 4ac। अगर यहाँ b की बात करें तो इसका मान -3 दिया हुआ है, लिख देंगे -3 का स्क्वायर। उसके बाद -4a का मान यहाँ पर 2 दिया हो, जो a होता है x² का गुणांक होता है और c अचर पद होता है, तो प्लस इसका मान 5 दिया, 5 हम लिख देंगे। आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो -3 का स्क्वायर ये 9 हो जाएगा, और माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 पंचे 20 और 20 दूना 40 हो जाएगा, यानी कि -40। अगर फिर आज 9 में से 40 घटाते हैं तो ये मिलेगा हमको -31। यहाँ पे लिख देंगे कि चूँकि d <0, यानी कि जो d का मान है वो 0 से कम है, ऋणात्मक मिला में, इसका मतलब 0 से कम होगा, इसलिए जो इसके मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। लिख देंगे इसलिए इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर यही मूल हमको वास्तविक मिले होते तो उसका अस्तित्व होता है, लेकिन यहाँ पर ये मूल हमें काल्पनिक मिले हैं, इसलिए इसका अस्तित्व नहीं होगा। फिर अब हम दूसरे खंड को देख लेते हैं। खंड है हमारा यहाँ पे 3x² - 4√3x और उसके बाद +4 = 0। अब इसके लिए हम देख लेते हैं कि इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ पर इसका विविधकर अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा हमारा d बराबर b² होता है, b का वैल्यू देखें तो ये -4√3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -4√3² और माइनस उसके बाद होता है ac, a का मान 3 और c का मान 4 है, तो लिख देंगे 4 × 3 × 4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो माइनस वाली संख्या ऋणात्मक संख्या का वर्ग है, इसलिए प्लस में हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 होगा। इस प्रकार से इसका वैल्यू हमें यहाँ पर 48 मिल जाएगा। माइनस इसको भी सॉल्व करेंगे, 4 × 12 और 12 चौक 48, यानी कि 48 माइनस ये हो गया 48। 48 में से 48 को घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें विविधकर 0 प्राप्त हुआ है, लिख देंगे यहाँ पर चूँकि d बराबर 0, और हम पहले ही नियम पढ़ चुके हैं कि अगर d बराबर 0 होता है तो उस स्थिति में उसके मूलों का अस्तित्व होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर कि इसके मूलों का, वहाँ पर अभी हम पहला खंड देखें तो मूलों का अस्तित्व नहीं था, लेकिन यहाँ पर मूलों का अस्तित्व प्राप्त हुआ है। लिख देंगे इसके मूलों का अस्तित्व है। और अगर हमारे क्वेश्चन बोला थे कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिख देंगे अतः समीकरण के मूल बोला था कि समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे समीकरण के मूल, ये हो जाएगा हमारा x बराबर
फार्मूला जो होता है हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, ये होता है माइनस बी। और अगर बी की बात करें तो इसका मान पहले से हमें मालूम है, ये दिया हो -4 स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ पर लिख देंगे -4 रूट स्क्वायर रूट 3। और उसके बाद होता है प्लस माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट के अंदर होता है बी स्क्वायर -4ac, तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट। अगर बी स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर बी का मान है हमें पहले से मालूम है 4 स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, माइनस उसके बाद 4ac होता है। और 4ac की अगर बात करें तो यहाँ लिख देंगे 4, ए का मान अभी हम यहाँ पर इसको सॉल्व भी किए हैं, ए का मान 3 था। और उसके बाद अगर हम सी का बात करें तो ये 4 दिया हुआ है, 4 लिख देते हैं बटे पूरे के नीचे ये बटे होता है 2a, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और a के मान की अगर हम बात करें तो a का मान यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। फिर आगे इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम आगे देखें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हो जाएगा x, उसके बाद बराबर अगर यहाँ देखें तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी कि हो गया 4। उसके बाद स्क्वायर रूट 3 माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अभी इससे पहले आप इसको सॉल्व किए हो, विविध कर जब निकाले हैं ये सॉल्व किए थे बी स्क्वायर -4ac, इसको सॉल्व किए थे तो ये हमें मिला था 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0। और उसके बाद बटे अगर उसके बाद बात करें हम तो ये हमें प्राप्त होगा कि 2 का गुणा यहाँ पर 3 में होगा तो ये 6 हो जाएगा। अब आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4, उसके बाद स्क्वायर रूट 3 यहाँ पर 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, तो यहाँ पर उसको हम हटा देते हैं सीधे, यहाँ पर 6 बचेगा। फिर इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर 4 से ये 6 कैंसिल होगा और 4 से हम 6 को कैंसिल करते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा 2√3/3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करने का मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 3 को यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल होगा, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो मिल जाएगा हमको, यहाँ से हमारा बचेगा अब ये 2 ऊपर अंश में 2 बचेगा, और हर की अगर बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 बचेगा, जो कि हमारे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है। इस प्रकार से हमने शुरू में ही पढ़ा था कि नियम में कि अगर d का मान 0 प्राप्त होता है तो उस स्थिति में समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो समीकरण के दोनों मूल होंगे वो 2/√3 होंगे। अब यहाँ पर जो तीसरा खंड है इसको आप खुद से सॉल्व करोगे, और इसका आंसर जो भी मिलता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जैसे कि इन दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व किए उसी तरीके से ये तीसरा भी सॉल्व होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। ये भी हम नियम में पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि किसी समीकरण के दोनों मूल बराबर होते हैं तो उस स्थिति में उसका विविधकर 0 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण, यहाँ पर आप ये लाइन जरूर लिखेंगे, लिख देंगे कि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल, लिख देंगे के मूल बराबर हैं। और हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो उस स्थिति में उसका विविधकर 0 होता है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए यहाँ पर d बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हम d का फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं कि d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac। अगर यहाँ पर इनके हम वैल्यू रखें तो यहाँ पर b स्क्वायर, b के जगह पर यहाँ पर देखें तो x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको हम a बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम a के मान की बात करें तो यहाँ पर a का मान 2 हो जाएगा, b का मान ये k हो जाएगा और c का मान 3 हो जाएगा। इन मानों को यहाँ पे रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा b के जगह पे k, तो b स्क्वायर होता है तो इसलिए k स्क्वायर हो जाएगा -4ac। 4 a का मान a के जगह पे 2 दिया है 2 हो जाएगा, और c का मान 3 दिया है तो ये 3 हो जाएगा, बराबर 0 होता है तो बराबर 0 लिख देंगे। आगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये
4 दूना 8 और 8 3 24, यानी कि ये हो जाएगा 24 बराबर 0। पक्षांतर हम कर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा के स्क्वायर बराबर ये 24 हो जाएगा। फिर आगे जब हम के बराबर लिखेंगे तो यहाँ से के बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा, ये इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये दूसरा स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट 24 हो गया। अब स्क्वायर रूट 24 को अगर आप चाहें तो सॉल्व इसको और अधिक सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 24 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2 × 2, यानी कि 2 दूना 2 से कटेगा 12 बचेगा, फिर 12 से कटेगा 6 बचेगा, फिर 6 2 से कटेगा 2 और उसके बाद 3 बचेगा। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे 2, यहाँ पर 2 × 2, अगर इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 और उसके बाद हमारा 2 × 3 बचेगा, जिसको कि हम 6 गुणा करने पर 6 प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो के का मान हमें 2 स्क्वायर रूट 6 प्राप्त हुआ। और हमारे क्वेश्चन में बोला था कि के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2 मूल बराबर हों, तो यहाँ पर हमने के का मान ज्ञात करके आपको दिखा दिए हैं। अब इसी टाइप से आप दूसरे खंड को भी यहाँ पे सॉल्व करोगे। तो अगर यहाँ पर हम दूसरे खंड की बात करें तो दूसरा खंड हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी इसी प्रकार से हम लिख देते हैं। लिख देंगे कि समीकरण, यहाँ पे आप दूसरा खंड सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ये दूसरा नंबर है, दूसरा यहाँ पर। उसके बाद फिर लिख देंगे हम कि समीकरण जैसे कि वहाँ पे लिखे थे वैसे यहाँ भी लिख देंगे कि समीकरण के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 और उसके बाद प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। लिख देंगे के मूल बराबर हैं, इसलिए यहाँ भी लिख देंगे कि इसलिए ये हो जाएगा हमारा डी बराबर, यहाँ भी लिख देंगे 0। अगर यहाँ पर हम डी की बात करें, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस इक्वेशन को हमें और अधिक सॉल्व करना होगा, यानी कि अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमें, यहीं पर हम ऊपर ही पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसे जब सॉल्व करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा के एक्स का गुणा एक्स में होगा तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, उसके बाद के एक्स का गुणा -2 में होगा तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमको -2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर डी का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा -2 के होगा, तो यहाँ पर डी के जगह पे लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे विविध कर ये डी बराबर होता है b² - 4ac, तो यहाँ पर हो गया b² की जगह -2 के और माइनस उसके बाद 4, a का मान देखें तो ये k है और इंटू c के जगह पे देखें तो यहाँ पे c का मान 6 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू ये हो जाएगा 6 बराबर 0 है तो बराबर 0 लिख देते हैं। आगे इसको अगर हम देखें तो ऋणात्मक संख्या का वर्ग है जो कि यहाँ पे धनात्मक स्क्वायर है इसलिए धनात्मक हो जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4k² और माइनस उसके बाद इसका गुणा होगा, तो जब इसका गुणा होगा तो ये 6 का गुणा 4 में होगा, 6 चौक ये हो जाएगा 24 के बराबर 0। पक्षांतर कर लेते हैं इसको, हम दूसरे साइड में ले जाएंगे बाएं तरफ से दाएं साइड में तो -24 के है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया +24 के। अब यहाँ पर एक बार के कैंसिल होगा और 4 से 24 कैंसिल होगा, तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा के बराबर 4 से कटा है ये 24 तो यहाँ पर 6 बचेगा और के से के कैंसिल हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि के का मान हमें 6 प्राप्त हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में जो माप दिए हुए हैं पहले उसको हम लिख लेते हैं। परिमाप दिया है, परिमाप को सी से प्रदर्शित करते हैं तो लिख देंगे सी बराबर ये दिया है 80 मीटर, उसके बाद तथा लिख देंगे क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं तो लिख देंगे ए बराबर ये दिया है 400 वर्ग मीटर। हमारे क्वेश्चन में बोला था आगे के पार्क को बनाना संभव है, तो हम केवल ये तभी बता पाएंगे जब दिए गए कंडीशन के अनुसार हम द्विघात समीकरण बना लें। तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए यहाँ पर हम इसकी लंबाई या चौड़ाई को कुछ मान लेंगे। लिख देंगे यहाँ पर कि माना पार्क, यहाँ पार्क के बारे में बोला तो लिख देंगे माना पार्क की, अब लंबाई या चौड़ाई कोई भी आप मान सकते हो, दोनों में से एक लिख देना, तो लिख देंगे माना पार्क की चौड़ाई
चौड़ाई यक्स मात्रक मीटर में दिया हुआ था तो यहाँ पे लिख देंगे यक्स मीटर है, ये हम इसकी चौड़ाई मान लेते हैं। फिर लिख देंगे प्रश्नानुसार, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ था उसके अनुसार यहाँ पर हम समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, इसका परिमाप दिया हुआ था, लिख देंगे कि परिमाप या पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप। और अगर हम पार्क के परिमाप की बात करें तो ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 80। अब अगर हम पार्क के परिमाप की बात करें तो ये आयताकार, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई बोला है तो इसका मतलब आयताकार होगा। और आयत का जो परिमाप होता है ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर हमें लंबाई के बारे में कुछ नहीं मालूम है तो यहाँ पर हम इसको सीधे से लंबाई ही लिख देते हैं। और उसके बाद प्लस है, प्लस होता है चौड़ाई, चौड़ाई को हम x मान है तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर, ये हो जाएगा हमारा 80। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे तो यहाँ पर 2 से ये 80 कैंसिल हो जाएगा, और जब 2 से 80 कैंसिल होता है तो यहाँ पर ये बचेगा हमारे पास लंबाई और उसके बाद प्लस x है, प्लस x लिख देंगे। 2 से 80 कैंसिल होगा तो ये 40 बचेगा। फिर अगर हम लंबाई बराबर लिखना चाहें यहाँ पर तो लिख देंगे लंबाई बराबर x बाएं तरफ प्लस में है, ये दाएं तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 40 माइनस x। सेंटीमीटर में सारे मान दिए हुए हैं इसलिए यहाँ पर भी हम लिख देंगे सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर मीटर में दिए हुए हैं इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे मीटर। तो ये हमें यहाँ से लंबाई मालूम हो गई। अब आगे हमारे क्वेश्चन में बोला था कि इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो यहाँ से हम क्षेत्रफल का भी फार्मूला रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिख देंगे तथा पार्क का क्षेत्रफल, लिख देंगे कि पार्क का क्षेत्रफल। और अगर यहाँ पार्क के क्षेत्रफल की बात करें तो ये दिया हुआ था 400 वर्ग मीटर, लिख देंगे 400। पार्क का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ से हमें लंबाई मालूम हो चुकी है तो इसके जगह पे लिख देंगे हम 40 माइनस x। और उसके बाद चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे चौड़ाई पहले से x मान चुके हैं तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू x, और बराबर ये 400 दिया हुआ है, बराबर लिख देंगे 400। इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो x का गुणा 40 में होगा, ये हो जाएगा 40x। उसके बाद माइनस फिर x का गुणा x में होगा, x स्क्वायर बराबर 400। फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में है तो इसको हमें प्लस में बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि बाईं तरफ के जितने भी पद हैं उसको हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में है ये हमारा हो जाएगा प्लस में, और उसके बाद 40x ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस 40x। और पहले से दाईं तरफ 400 है तो ये हो जाएगा प्लस 400 बराबर 0 हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में बोला था क्या पार्क बनाना संभव है, तो हम पार्क केवल तभी बना पाएंगे जब दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक हों। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसका विविधकर ज्ञात कर लेते हैं। विविधकर की सहायता से हम बता देंगे कि इसके मूल कैसे हैं, यानी कि वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं। यहाँ पे लिख देंगे, हम निकाल लेंगे विविधकर, लिख देंगे चूँकि d बराबर, यहाँ पर d बराबर जो हमारा फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर यहाँ b की बात करें तो ये माइनस 40 है तो यहाँ पे लिख देंगे हो जाएगा ये माइनस 40 का स्क्वायर, और माइनस उसके बाद 4ac होता है, 4a का मान कुछ नहीं, यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे, और उसके बाद c होता है, c का मान 400 है तो यहाँ पे लिख देंगे 400। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 40 का वर्ग, ये ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 40 का वर्ग 1600, और माइनस यहाँ पर 4 का गुणा 4 में होगा तो ये भी हो जाएगा हमारा 1600। आगे 1600 में से 1600 ये घटेगा तो 0 प्राप्त होगा। चूँकि हमें यहाँ पर d का मान 0 प्राप्त हुआ इसलिए इसके मूल वास्तविक होंगे, और मूल अगर वास्तविक हैं तो यहाँ पर पार्क बनाना संभव है। लिख देंगे कि इसलिए पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है। और आगे हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ था यहाँ पर कि अगर पार्क बनाना संभव है तो उस स्थिति में उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर इसकी हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 को हमें सॉल्व करना होगा तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण
समीकरण एक से अगर समीकरण एक से हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। हम पढ़े हैं द्विघाती सूत्र, उसकी सहायता से इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर फार्मूला जो हमारा होता है माइनस बी। अगर हम b की बात करें तो ये -40 दिया हुआ, यहाँ से हो जाएगा -40 और उसके बाद होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर रूट बी स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा -40 का वर्ग और उसके बाद -4ac होता है। यहाँ पर 4 a का मान 1 दिया हुआ है और उसके बाद c का मान यहाँ पे 400 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 400/2 ये होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे पूरे के नीचे ये बटे हो जाएगा। उसके बाद 2 a का मान 1 है तो 1 लिख देते हैं। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 40 और उसके बाद प्लस माइनस। अभी इसको हम सॉल्व किए हैं कि -40 का स्क्वायर -4ac यहाँ पर विविध कर हम ज्ञात किए हैं, सॉल्व किए हैं तो इसका वैल्यू हमें 0 प्राप्त हुआ, इसलिए इसके जगह पर हम लिख देंगे स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 0/2 का गुणा 1 में होगा, ये मान यहाँ पे 2 प्राप्त होगा। फिर आगे ये हो जाएगा 40 और उसके बाद प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, तो यहाँ पर ये पूरा हमारा समाप्त हो गया यानी कि बटे 2 हो गया। 40 से 2 ये कैंसिल होगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2। कहने का मतलब यहाँ पर जो x का वैल्यू प्राप्त हुआ ये हमें 2 प्राप्त हुआ और यहाँ पर जो x था उसको हम यहाँ पर इसका चौड़ाई माने थे, लेकिन यहाँ से हमें चौड़ाई 2 मीटर x से यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ तो इसका चौड़ाई 2 मीटर होगा। और अगर चौड़ाई 2 मीटर है तो यहाँ से हम लंबाई का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पर ध्यान नहीं दिए हम, यहाँ पर 2 से ये कटेगा तो ये हमें 20 प्राप्त होगा, यानी कि इसकी चौड़ाई 20 मीटर है। और अगर चौड़ाई 20 मीटर है तो लंबाई आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं, लिख देंगे इसलिए लंबाई अगर हम लंबाई की बात करें यहाँ पर तो लंबाई माना गया है ये 40 - x था, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 - x का मान 20 प्राप्त हुआ तो ये 20 हो जाएगा। और 40 में से जब 20 घटेगा तो ये हमें 20 प्राप्त होगा। मात्रक सब मीटर में थे तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर, ये हो गया हमारा मीटर। हमारे क्वेश्चन में बोला था कि जो हमें पार्क है इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे यहाँ पर कि अतः पार्क की लंबाई, या लिख देंगे अतः पार्क की लंबाई व चौड़ाई, पार्क की लंबाई व चौड़ाई दोनों 20 मीटर, चूँकि यहाँ पर दोनों 20 मीटर प्राप्त हुए हैं तो लिख देंगे यहाँ पर दोनों 20 मीटर हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें हमें पहले बताना था कि क्या ये पार्क बनाना संभव है या संभव है, तो हम बताएं यहाँ पर विविध कर निकाले जिसकी सहायता से ज्ञात हुआ कि पार्क बनाना संभव है। फिर आगे बोला था कि इसकी सहायता से इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कर लिया और लंबाई और चौड़ाई हमें बराबर मिले हैं, इसलिए ये जो पार्क होगा वो वर्गाकार होगा। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व किया। इसके बाद जो अगले चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।